सन 1982 में एक किताब लिखी गई थी जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी थी। किताब का नाम था द चमचा युग, जिसमें जगजीवन राम, रामविलास पासवान और रामदास अठावले जैसे दलित नेताओं का वर्णन करने के लिए चमचा शब्द का इस्तेमाल किया गया था। और उस किताब के लेखक थे कांसीराम। उन्होंने तर्क दिया कि दलितों को अन्य दलों के साथ काम करके अपनी विचारधारा से समझौता करने के बजाय अपने स्वयं समाज के विकास को बढ़ावा देने के लिए राजनीतिक रूप से काम करना चाहिए। आज उन्हीं कांसीराम की जयंती है। 15 मार्च 1934 को जन्म हुआ था कांसीराम का। और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दलितों के मसीहा कहे जाने वाले कांसीराम की। अब परिचय के लिए मेरा नाम उदित तार्यन है और इनसाइडर लाइव में आप सबका स्वागत है। कौन थे कांसीराम? क्या जरूरत पड़ती है उनकी जयंती पर उन्हें याद करने की? ऐसे ही तो हम किसी को याद करते नहीं हैं। हमारे देश में एक आम आदमी की जिंदगी इतनी संघर्षों से भरी हुई है कि वो खुद का जन्मदिन याद नहीं रख पाता, पर कांसीराम जैसे लोगों की जयंती हमें याद रखनी पड़ती है। दलित परिवार में जन्मा कोई लड़का जब राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को मजबूर कर दे अपनी राजनीति से, तो भारत में यह साधारण बात नहीं है। और ऐसे ही थे कांसीराम। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर कांसीराम को दलितों की आवाज बनने का रास्ता सूझा कैसे। कांसीराम साहब ने सरकार की सकारात्मक कार्रवाई की योजना के तहत जब पुणे में विस्फोटक अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला को ज्वाइन किया, यह वही समय था जब उन्होंने पहली बार जातिगत भेदभाव का अनुभव किया था। उन्होंने ऑफिस में देखा कि जो कर्मचारी डॉक्टर अंबेडकर का जन्मदिन मनाने के लिए छुट्टी लेते हैं, उनके साथ ऑफिस में भेदभाव किया जाता है। वे इस जातिगत भेदभाव को खत्म करने के लिए 1964 में एक दलित सामाजिक कार्यकर्ता बन गए थे। उनके करीबी लोगों के अनुसार उन्होंने यह निर्णय डॉक्टर अंबेडकर की किताब एनिलिएशन ऑफ कास्ट को पढ़कर लिया था। कांसीराम को बी.आर. अंबेडकर और उनके दर्शन ने उनके बचपन में ही काफी प्रभावित किया था। कांसीराम का मानना था कि चुनाव लड़ने से पार्टी का जनाधार बढ़ता है। यही वजह है कि वह कभी इससे पीछे नहीं हटे। उन्होंने 1981 में इलाहाबाद से वीपी सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ा। इस दौरान उन्होंने वीपी सिंह से मिलीभगत का आरोप भी लगा। आरोपों से वो विचलित नहीं हुए। उन्होंने 1993 में एसपी के सहयोग से इटावा से लोकसभा चुनाव जीता। एसपी के साथ मिलकर उन्होंने प्रदेश में सरकार भी बनाई। मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बने, लेकिन 1995 में समर्थन वापस ले लिया गया। सरकार गिरते ही गेस्ट हाउस कांड हुआ था, जिसमें मायावती पर हमला हुआ। तब कांसीराम ने बीजेपी की मदद ली और बीएसपी की सरकार बनाई थी। मायावती को देश की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री बनाकर सामाजिक बदलाव का नया अध्याय उस समय लिखा जा रहा था। कांसीराम ने पार्टी और दलितों के हित में एसपी, बीजेपी और कांग्रेस के साथ लिया था। उनका कहना था कि राजनीति में आगे बढ़ने के लिए सब जायज है। 1995 में एसपी को झटका देकर बीजेपी का साथ दिया तो केंद्र में अटल जी की सरकार के खिलाफ मतदान भी किया था। उनका मानना था कि संवर्जन की सेवा करनी हो तो हर हाल में सत्ता के करीब रहना चाहिए। कांसीराम जब दलितों को एकजुट कर रहे थे तब मायावती वकालत की पढ़ाई के साथ साथ आईएएस की तैयारी कर रही थी। मायावती के भाषणों से प्रभावित होकर वह उनके घर पहुंच गए, उन्हें राजनीति के लिए प्रेरित किया। मायावती ने भी उनके मिशन के लिए घर छोड़ दिया था। उसके बाद कांसीराम ने मायावती को आगे बढ़ाना शुरू किया तो पार्टी के बड़े नेताओं ने उनका खूब विरोध भी किया था, जिसे झेलना पड़ा था कांसीराम को। कांसीराम ने उनकी एक नहीं सुनी। मायावती के बनाए स्मारकों में उनकी प्रतिमाएं कांसीराम के साथ लगाए जाने पर भी खूब शोर शराबा हुआ था। लेकिन इस बारे में मायावती खुद ही बताती हैं कि कांसीराम प्रोग्रेसिव सोच रखते थे। उन्होंने ये कहा था कि मेरी मूर्ति के साथ अपनी मूर्ति जरूर लगवाना। सन 2002 में कांसीराम जी ने 14 अक्टूबर 2006 को डॉक्टर अंबेडकर के धर्म परिवर्तन की 50वीं वर्षगांठ के मौके पर बौद्ध धर्म ग्रहण करने की अपनी मंशा की घोषणा की थी। कांसीराम जी की मंशा थी कि उनके साथ उनके 5 करोड़ समर्थक भी इसी समय धर्म परिवर्तन करें। उनकी धर्म परिवर्तन की इस योजना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यह था कि उनके समर्थकों को केवल अछूत ही शामिल नहीं थे, बल्कि विभिन्न जातियों के लोग भी शामिल थे,
जो भारत में बौद्ध धर्म के समर्थन में व्यापक रूप से बढ़ रहे थे। हालांकि 9 अक्टूबर 2006 को उनका निधन हो गया और उनकी बौद्ध धर्म ग्रहण करने की मनसा अधूरी की अधूरी रह गई। पर इतना कुछ होने के बावजूद कांशीराम देश के आर्थिक पक्ष को ठीक से नहीं समझ पाए। जिस दौर में वे साइकिल पदयात्रा से समाज को जगाने का कार्य कर रहे थे, ठीक उसी समय वैश्वीकरण, निजीकरण, उदारीकरण जैसी नीतियों को भी बल दिया जा रहा था। कांशीराम इस चीज को समझने में चूक कर गए। यहां तक कि लालू यादव और शरद यादव सरीखे लोग भी समझने में गलती कर दी और आज शायद इसी का तकलीफ यह देश झेल रहा है। हमारी समझ में आपको गुस्सा आ रहा होगा और लग रहा होगा कि मैं इनका आलोचना कर रहा हूं, लेकिन जो लोग उन नीतियों को लागू किए थे वे बेहद खतरनाक थे। उनके मंसूबों को सामाजिक न्याय से जुड़े नेता समझ नहीं पाए। सामाजिक बदलाव के साथ साथ आर्थिक बदलाव की धारा एक साथ नहीं चल पाई। इस एपिसोड में इतना ही। कैसा लगा आपको ये वीडियो हमारे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो हमारे पेज को लाइक फॉलो करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।